हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने गैसीय अवस्था की शुरुआत की थी और उसमें हमने गैसों के अणुगतिक सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं पोस्टुलेट्स की मदद से, उन्हीं अभिगृहितों की मदद से गैसों का गतिक समीकरण यानी काइनेटिक गैस इक्वेशन व्युत्पन्न करेंगे यानी डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हमने ये माना कि गैस जो है वो एक क्यूबिक कंटेनर में, एक घनाकार पात्र में भरी हुई है और इस क्यूब की प्रत्येक भुजा L सेंटीमीटर है। इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो है स्मॉल n, जिनका मास है स्मॉल m ग्राम। हर एक अणु का मास जो है वो स्मॉल m ग्राम है। अब इस क्यूब में जो गैस भरी है उसमें से किसी एक मॉलिक्यूल का वेग किसी एक मोमेंट पर, किसी एक क्षण पर मान लीजिए v सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो इस वेग को हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में वियोजित कर सकते हैं, 3 परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने राइट साइड वाली फिगर में लिखा है, जो v है उसको मैंने vx, vy और vz इन 3 घटकों में वियोजित किया है। ये 3 घटक x, y और z अक्ष पर है और v का vx, vy, vz से क्या रिलेशन है? v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो इस तरह से ये 3 घटक v से संबंधित हैं। अब मान लीजिए कि कोई अणु x एक्सिस की डायरेक्शन में इस घन के, इस क्यूब के फलक A और B, जो क्यूब के फेसेस हैं A और B, उनके बीच में गति कर रहा है। कोई अणु, कोई मॉलिक्यूल B और A के बीच में मूव कर रहा है और मान लीजिए वो मॉलिक्यूल फलक A पर टकराकर, इस फेस A पर टकराकर किस वेग से, क्योंकि x डायरेक्शन हम ले रहे हैं तो vx वेग से टकराकर वो वापस लौटता है। अब जब वापस लौटेगा तो उसका वेग क्या होगा? क्योंकि हमने ये माना है कि मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लीटली इलास्टिक है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है, इसलिए वो जिस वेग से टकराएगा उसी वेग से वापस लौटेगा। vx वेग से वो टकराया फलक A पर, तो वापसी में उसका वेग होगा -vx। ठीक, तो फलक A पर, फेस A पर टकराने से पहले उसका संवेग, उसका मोमेंटम कितना होगा? m इंटू vx, मास इंटू वेलोसिटी। संवेग जो है, मोमेंटम जो है वो मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो फलक A पर टकराने से पहले उसका जो मोमेंटम है वो होगा mvx। तो टकराने के बाद संवेग कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा? m इंटू -vx, क्योंकि अगर हम फलक A पर टकराने से पहले उसका वेग vx मान रहे हैं तो वापसी में उसको -vx मानेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन उल्टी हो गई है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो वापसी में इसका वेग होगा -vx। तो वापसी में जो संवेग होगा, जो मोमेंटम होगा, वो होगा -mvx। तो टकराने से पहले संवेग mvx, टकराने के बाद जो है संवेग वो है -mvx। तो एक टक्कर के कारण संवेग में कुल परिवर्तन कितना हुआ? हम डिफरेंस ले लेंगे mvx और -mvx का, तो ये आता है 2mvx। तो प्रत्येक टक्कर में संवेग में कुल परिवर्तन 2mvx
x। ठीक, अब जब ये अणु फलक A से टकराने जा रहा है, vx वेग से टकराकर ये वापस आया -vx वेग से, तो वापस ये कहाँ आया? x डायरेक्शन में, क्योंकि ये चल रहा है तो ये वापस फलक B पर जाकर टकराएगा। फलक B से टकराकर वापस ये फलक A से टकराने आएगा। तो कहने का मतलब, एक बार जब वो फलक A से टकराया, उसके बाद दोबारा फलक A से टकराने के बीच उसने कुल दूरी जो है वो तय की L + L, यानी 2L सेंटीमीटर। तो अणु द्वारा फेस A पर प्रति टक्कर तय की गई दूरी होगी 2L सेंटीमीटर। अब क्योंकि अणु का वेग जो है वो है vx सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी वो 1 सेकंड में vx सेंटीमीटर दूरी तय करता है, इसलिए 2L सेंटीमीटर दूरी वो तय करेगा 2L/vx सेकंड्स में। ठीक, 2L सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसको 2L/vx सेकंड लगेंगे। तो 1 सेकंड में टक्करों की संख्या कितनी होगी? हम इसको रिवर्स कर दें, यानी vx/2L। ठीक, यानी 2L/vx सेकंड में वो दूरी तय करता है 2L, तो 1 सेकंड में वो दूरी टक्करों की संख्या कितनी होगी? vx/2L, क्योंकि 2L सेंटीमीटर जो दूरी है वो है 1 टक्कर के लिए। तो प्रति सेकंड टक्करों की संख्या हमारे पास आ गई vx/2L। तो प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन कितना होगा? हर सेकंड में मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, वो किसके बराबर होगा? एक टक्कर में जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है वो, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कि 1 सेकंड में कुल कितनी टक्करें हो रही हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड इनटू चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि 1 सेकंड में मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है। प्रति सेकंड टक्करों की संख्या हमने अभी निकाली vx/2L, और प्रति टक्कर संवेग में परिवर्तन हमने अभी बताया था 2mvx। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आता है mvx²/L। ये आया प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन। तो ये तो था वेग घटक vx के कारण फलक A पर जो टक्करें हुई हैं उनकी संख्या। तो जितनी टक्करें फलक A पर हुई उतनी ही फलक B पर होंगी, क्योंकि A से टकराने के बाद वो B के पास जा रहा है, B से टकराने के बाद वापस A के पास आ रहा है। तो जितनी टक्करें A पर होंगी उतनी ही फलक B पर भी होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि B पर टक्करों की संख्या, फलक B पर टक्करों की संख्या प्रति सेकंड वो भी होगी mvx²/L। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करें तो हमारे पास आ जाएगा कि वेग घटक वेलोसिटी कंपोनेंट vx के कारण जो संवेग में परिवर्तन हुआ वो होगा mvx²L/L प्लस mvx²/L, यानी 2mvx²/L। ये हो जाएगा x दिशा में जो वेलोसिटी कंपोनेंट vx है उसके कारण संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। इसी तरह से हम y एक्सिस पर ले सकते हैं वेग घटक vy के कारण जो मोमेंटम में चेंज हुआ है वो होगा 2mvy²/L, और z दिशा में वेलोसिटी कंपोनेंट vz के कारण जो चेंज इन मोमेंटम है वो होगा 2mvz²/L। तो ये तीन घटकों के कारण जो संवेग में परिवर्तन है वो
2mv(x²/L), 2mv(y²/L) और 2mv(z²/L। तो प्रति सेकंड प्रति अणु संवेग में कुल परिवर्तन कितना हुआ, इन तीनों का जोड़, चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल पर सेकंड, उसके लिए हम इन तीनों को जोड़ देंगे, x दिशा, y दिशा और z दिशा के लिए। तो ये हो जाएगा 2mv(x²/L) प्लस 2mv(y²/L) प्लस 2mv(z²/L। इसमें से हम 2m/L कॉमन ले लें बाहर, तो ये आ जाएगा 2m/L इंटू vx² प्लस vy² प्लस vz²। अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है vx² प्लस vy² प्लस vz², ये हमने शुरू में बताया था कि v² के बराबर है। तो ये बराबर हो जाएगा 2mv²/L। अब ये हमने किसी एक अणु की बात की थी जो वेग v से चल रहा है। गैस में हमने अभी बताया कि इस कंटेनर में n अणु हैं और उनके वेग मान लीजिए v1, v2, v3 एंड सो ऑन इस तरह के हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि सभी अणुओं के वेग समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो n अणुओं के वेग हमने अलग अलग v1 से लेकर vn तक मान लिए। तो एक अणु जिसका वेग v1 है, उसमें प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन होगा 2mv(1²/L), इसी तरह से 2mv(2²/L), 2mv(3²/L और vn तक हम चलेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि सभी अणुओं के संवेग में प्रति सेकंड परिवर्तन जो है वो हो जाएगा 2m/L इंटू v1² प्लस v2² प्लस v3² प्लस कब तक vn² तक। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंश पर भी और हर में। तो ये हमारे पास आया 2mn/L, फिर आगे ब्रैकेट में है v1² प्लस v2² एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको हमने बराबर लिखा है u² के। ये u² जो है ये है वर्ग माध्य वेग, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसका मान होता है v² v1² प्लस v2² प्लस v3² डिवाइडेड बाय n। तो सभी अणुओं के संवेग में प्रति सेकंड परिवर्तन आ गया 2mn/L u²। अब न्यूटन की गति के नियम के अनुसार, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक, संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बल के बराबर होती है। और आप जानते हैं कि दाब जो है वो है प्रति इकाई आयतन बल। बल को अगर हम आयतन से डिवाइड कर दें तो दाब आ जाता है। प्रेशर हमको मालूम है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कहलाता है पर यूनिट एरिया, ये कहलाता है दाब। तो दाब जो है उसको हम लिख सकते हैं P के बराबर, और P बराबर है बल अपॉन क्षेत्रफल। और बल क्या है, फोर्स क्या है, प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, यानी संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन प्रति सेकंड। ये हमने अभी निकाला था कि ये बराबर होता है
2mnu² अपॉन L। अभी हमने ऊपर निकाला। और क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, क्यूब की क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं जिसकी भुजा L सेंटीमीटर है। तो एक फलक का क्षेत्रफल L², एक घन में 6 फलक होते हैं तो कुल जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 6L²। तो दाब होगा 2mnu² अपॉन L डिवाइडेड बाय 6L²। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/3 mnu² अपॉन L³ अब L³ क्या है, घन का आयतन, क्योंकि घन की भुजा, एक भुजा जो है वो L सेंटीमीटर है तो L³ जो है वो घन का आयतन। तो हमने L³ को रिप्लेस कर दिया V से। तो ये बन गया 1/3 mnu² अपॉन V। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो PV इज़ इक्वल टू 1/3 mnu²। ये आ गया हमारे पास अणुगतिक समीकरण या काइनेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है एक क्यूबिक कंटेनर के लिए, लेकिन हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, हम किसी भी आकार के पात्र के लिए इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। इस समीकरण को हम कुछ दूसरे रूपों में भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा क्या है। मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और हर गैस का मास ना होकर हमको कुल द्रव्यमान दिया हुआ है गैस का, तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे PV इज़ इक्वल टू 1/3 कैपिटल MU², जहाँ कैपिटल M जो है वो किसके बराबर है, M × N के बराबर। या फिर अगर हमको घनत्व दिया हुआ है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम सबसे नीचे वाला, जहाँ हमने m को v से डिवाइड करके इसको घनत्व में कन्वर्ट किया है, तो P इज़ इक्वल टू 1/3 सिग्मा u², रो u²। तो रो जो है यहाँ पर वो है गैस का घनत्व। तो PV इज़ इक्वल टू 1/3 mnu² या 1/3 mu² या P इक्वल टू 1/3 रो u²। ये सभी अणुगतिक समीकरण के अलग अलग रूप हैं, काइनेटिक इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक, और सभी स्टूडेंट्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।